वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तरी बृहद मैदान। तो अभी हम पढ़ रहे हैं भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स अर्थात भूआकृतिक प्रदेश। पहला है नदर माउंटेन्स उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा है ग्रेट प्लेन्स बृहद मैदान, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। और बाकी दो है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीप के पठार, कोस्ट एंड आइलैंड तक तथा प्रायद्वीप। तो ये जो डोटेड एरिया है ये कौन सा क्षेत्र है? ग्रेट प्लेन्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में इस क्षेत्र के बारे में पढ़ा, जो क्या था? नदर माउंटेन्स। अभी हम देखेंगे ग्रेट प्लेन्स के बारे में। तो ग्रेट प्लेन्स के बारे में देखेंगे तो इनका उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? हिमालय क्षेत्र। दक्षिण में कौन सा है? प्रायद्वीप के पठार। इन दोनों के बीच में एक संक्रमण का क्षेत्र है, जो कि पश्चिम में यहाँ तो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो रावी नदी द्वारा बनती है। रावी नदी की सीमा से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक है। पश्चिम में अधिक चौड़ा है जबकि पूर्व में ये कम चौड़ा है। अब इसके देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है? तो हिमालय की उत्पत्ति के दौरान आपको ये बताया था कि किस प्रकार इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों के बीच में कन्वर्जेंस मिश्रण हुआ, जिससे ये तीन फोल्ड लाइन मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फोल्ड और हिमालयन फ्रंटल फोल्ड तीनों का निर्माण हुआ। और इनके साथ ही क्रमशः ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, लेसर हिमालय या लघु हिमालय तथा शिवालिक नदी समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण। इस दौरान जैसे इंडियन प्लेट एशियन प्लेट के नीचे क्षैतिज हुई, इसी के साथ यहाँ एक गर्त का निर्माण हुआ, जिस गर्त में जो हिमालय क्षेत्र द्वारा मुख्य जो हिमालय क्षेत्र द्वारा नदियों द्वारा लगे अवसादों का जमाव हुआ। इन्हीं जो निक्षेपित जो जमाव है, ये जो जलोढ़ है, एल्यूवियम है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का, इसी को आज हम उत्तरी मैदान के रूप में जानते हैं। अगर इसकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो ये क्वाटरनरी काल का हिमालय निर्माण हुआ, टर्शियरी युग में इनका निर्माण किया हुआ क्वाटरनरी युग में। अर्थात जो हमारी तीनों जो ज्योग्राफिक या चारों जो ज्योग्राफिक यूनिट है या यूरोपियन टेक्टोनिक ढंग से देखें तो जो हमारी 3 यूनिट्स हैं, नदर माउंटेन, ग्रेट प्लेन और पेनिनसुलर प्लेटू, इन तीनों में सबसे नवीनतम कौन है? ग्रेट प्लेन्स। तो अभी हमने जाना इनकी उत्पत्ति किस प्रकार है। अभी हम इनका क्या करेंगे? विभाजन करेंगे। सबसे पहले इनका अनुदैर्ध्य विभाजन करेंगे अर्थात लंबाई में अनुदिश, और फिर देखेंगे इनका अनुप्रस्थ या प्रादेशिक विभाजन। तो सबसे पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य या भूआकृति या अक्वा प्रणाली, अक्वा के आधार पर। तो अगर इन मैदानों को देखें तो ये हिमालय जो फुटहिल्स है, उससे अगर साउथ की ओर होते हैं तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो है भाबर क्षेत्र। अच्छा, ये हिमालय और ग्रेट प्लेन्स के बीच में विभाजक रेखा सामान्य तरीके की समोच्च रेखा मानते हैं 300 मीटर। अर्थात इससे ऊंचाई वाले भाग क्या करेंगे? शिवालिक की फुटहिल्स, और इससे जो कम ऊंचाई वाले भाग है इसके संगे ग्रेट प्लेन्स, एक रफली खंड है। फिर दक्षिणी की ओर बढ़ते तो अगला भाग तराई, और फिर मांगड़ और खाल। इस प्रकार इनको 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाबर। भाबर जो शिवालिक का जो फुटहिल्स है अर्थात जो गिरिपथीय क्षेत्र है, गिरिपथीय क्षेत्र में ये भाबर ये यहाँ सिंधु की जो नदियाँ हैं रावी से लेकर यहाँ तीसरा नदी तक मिलते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जैसे नदी अपनी युवावस्था में जैसे पर्वत से नीचे उतरती है तो अचानक उसके ढाल में क्या होता है? कमी होती है। ढाल में कमी के कारण उसकी परिवहन क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। और जैसे परिवहन क्षमता कम होती है तो अपने साथ जो अफवाहित बोल्डर कंकड़ पत्थर है, इनका जो पर्वत की जो आधार है तलहटी या फुटहिल्स है, और उनका क्या करती है? जमाव करती है। और बड़े बड़े पत्थरों के कारण उसकी सरलता या पोरोसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि जो नदी है वो तिरोहित हो जाती है, अर्थात भूमिगत हो जाता है। तो ऊपर से
सूखी घाटी दिखती है, कंकड़ पत्थरों का जमाव दिखता है। तो इस प्रकार की जो दृश्यावली है जो शिवालिक के गिरिपीठ क्षेत्र में मिलती है, इसको हम भाबर के नाम से जानते हैं। इसकी औसतन चौड़ाई लगभग 8-10 किलोमीटर है। हालांकि जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा है और इसकी सहायक नदी रामगंगा, ये सब है, काली है, जो बड़ी नदियाँ हैं वो तीव्रता नहीं होती, उनकी जो अपाई जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि वो भाबर क्षेत्र में भी नदियों के रूप में दिखाई देती है। लेकिन छोटी नदियाँ क्या हो जाती हैं, भूमिगत या तीव्र। अब देखते हैं अगला भाग, तराई क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है इसकी चौड़ाई भाबर क्षेत्र से लगभग 19-20 किलोमीटर तक है। और जैसे ढाल भाबर क्षेत्र के बारे में ढाल अचानक बहुत अधिक बंद हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो जल जो नदियाँ लुप्त हुई थी वो धरातल पे पुनः प्रकट हो जाती है और प्रकट होने के बाद वो धरातल पे फैल जाती है। तो जिससे क्या होता है, एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। और तराई क्षेत्र पूरे शिवालिक के दक्षिण में उत्तरी मैदान के उत्तरी भागों में पाया जाता है। पश्चिम इसकी चौड़ाई क्या है, कम है, क्योंकि पूर्व इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इसका मुख्य कारण पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें वर्षा का अधिक होता है, जिससे क्या है दलदल का निर्माण अधिक होता है। तो ये हो गया तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद में बांगड़ और खादर, ये थोड़ा तुलनात्मक ढंग से देखें। बांगड़ क्षेत्र क्या होता है, बांगड़ क्षेत्र जो नदी द्वारा लाया पुराना जलोढ़ या जलोढ़ होता है या ओल्ड एल्यूमिनियम होता है। वहीं खादर क्या होता है, नवीन होता है। नवीन का मतलब इसका जमाव क्या होता है, प्रतिवर्ष जो नदी में क्या आती है, बाढ़ आती है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष जो जमाव किया जाता है वो क्या कहलाता है, खादर। ये होते हैं निर्माण होता है बाढ़ में मैदान में। ये होता है जो खादर जलोढ़ के बांगड़ का निर्माण होता है जो बाढ़ के मैदान से दूर के क्षेत्र है, जो सापेक्ष रूप से जो उच्च क्षेत्र है, उनमें उन भागों क्या बोलते हैं, बांगड़ बोलते हैं। ये नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित होते हैं। तो चूंकि खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष नवीन मिट्टी लाई जाती है, तो इसलिए इनकी उर्वरता भी अधिक होती है। जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कोसी है, गंडक है, इन सब नदियों के जो प्रतिवर्ष जमीन में बाढ़ आती है, तो नदियों के आसपास का जो बाढ़ क्षेत्र है उसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, नवीन जलोढ़ का निक्षेप किया जाता है प्रतिवर्ष, क्या बोलते हैं, खादर। और जो शेष क्षेत्र क्या कहलाता है, बाढ़। बांगड़ क्षेत्र में कहीं चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव मिलते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और कुछ जो बांगड़ क्षेत्र में अत्यधिक शुष्क क्षेत्र मिलते हैं, जहाँ कहीं के लवणीय जमाव मिलते हैं, उनको रे कहते हैं। तो ये था जो ग्रेट प्लेन्स है उसका अनुदैर्घ्य डेफिनेशन। अब इनका देखते हैं अनुप्रस्थ। अगर हम इसका प्रादेशिक विभाजन करें तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा। तो पहला भाग है राजस्थान मैदान, दूसरा भाग है पंजाब हरियाणा मैदान, तीसरा भाग है गंगा मैदान और चौथा भाग है ब्रह्मपुत्र मैदान। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान मैदान। राजस्थान के मैदान जो अरावली से पूर्व से निकला है, जो राजस्थान को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बेल्ट बांटती है, उसके जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, राजस्थान का मैदान। ये आंतरिक अफवाह प्रणाली क्षेत्र है, तथा वर्षा यहाँ 40-50 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम होती है।
इसलिए शुष्क क्षेत्र है, जो बालू वास्तुओं से ढका हुआ क्षेत्र है। और तो सही इसी क्षेत्र में हमें तो आप जानते हो अच्छे ढंग से कि क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें अगर अक्वा प्रणाली देखें तो यहाँ एकमात्र जो बड़ी नदी कह सकते हैं लूनी है। यहाँ उत्तरी क्षेत्र में जो आंतरिक अक्वा की मौसमी नदी घग्गर, ये यहाँ की प्रमुख नदी। अब इसको अगर आगे विभाजन करें तो दो भागों में बांटा जा सकता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र और दूसरा राजस्थान बांग्लादेश क्षेत्र या राजस्थान अशोक क्षेत्र। जो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो इसको दो भागों में बांट सकता है। पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो कि लगभग वनस्पति विहीन या बहुत उष्ण कटिबंधीय की वनस्पति मिलती है। वहीं दूसरा जो राजस्थान बांग्लादेश क्षेत्र है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच में औसत वर्षा की वर्षा होती है। तो पश्चिमी भाग मरुस्थल और इसका जो पूर्वी भाग है वो अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र। फिर आते हैं दूसरा पंजाब हरियाणा मैदान। तो अगर पंजाब हरियाणा मैदान को देखो तो यहाँ देखते हैं कि सबसे ऊपर रावी नदी बहती है, फिर ऊपर से व्यास नदी आती है जो कि सतलज की साइड है। यहाँ से सतलज नदी आती है, उसकी पूरी सीमा बनाती है वो यमुना नदी। अर्थात रावी नदी से लेकर यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पंजाब हरियाणा मैदान। इसको आगे कई भागों में बांट सकते हैं। इसकी जो दक्षिण सीमा वो कौन सा क्षेत्र आता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसको आगे फर्दर कई भागों में बांट सकते हैं। दो आप क्या बांट सकते हैं, जो एक जो बताया था जो घग्गर नदी है वो रफली पंजाब और हरियाणा की सीमा बनाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र है, रावी और व्यास नदी के बीच का दोआब क्षेत्र है जिसको बारिश दोआब बोलते हैं। दूसरा व्यास और सतलज के बीच का जिसे बिस्त दोआब बोलते हैं। फिर ये घग्गर नदी और सतलज के बीच का जो दक्षिणी पंजाब क्षेत्र है तो क्या कहलाता है, मालवा कहलाता है। और घग्गर और यमुना के बीच का जो हरियाणा क्षेत्र हो गया हरियाणा का मैदान या हरियाणा महाराष्ट्र। इस प्रकार हम इसको भी चार भागों में बांट सकते हैं, बारी दोआ, बिस्त दोआ, मालवा मैदान और चौथा हरियाणा मैदान या हरियाणा महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखते हैं गंगा का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो ग्रेट प्लेन्स है। गंगा के मैदान को देखें तो उत्तरी सीमा इसकी बनती है शिवालिक गिरिपथ से, पश्चिमी सीमा यमुना नदी से, दक्षिणी सीमा जो अपना प्रायद्वीप के पठार है उससे, और पूर्वी सीमा बनती है इसकी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा में जली बात है उससे। तो ये जो क्षेत्र है वो गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, इन सब नदियों से अपायित क्षेत्र है। इस सब के बारे में हम जो अक्वा प्रणाली पढ़ेंगे तो बात की तब और विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका प्रादेशिक विभाजन अर्थात उपराज्य में बांट सकते हैं। गंगा का मैदान तीन भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। अब सबसे पहले देखते हैं ऊपरी गंगा का। ये कौन सा क्षेत्र है, ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान और ये निचले गंगा का मैदान। तो ऊपरी गंगा का मैदान और मध्य गंगा मैदान के बीच की सीमा, जो ये जो सीमा क्षेत्र है ये कौन सा है, 100 मीटर की समोच्च रेखा जो कंट्रोल लाइन है। ये लगभग आपके यहाँ फैजाबाद और यहाँ इलाहाबाद, फैजाबाद या अयोध्या से इलाहाबाद को मिलाने वाली रेखा लगभग 100 मीटर ऊंचाई वाली क्षेत्र है। तो अगर पॉलिटिकली देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़िंग के हिसाब से देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश का लगभग 2/3 भाग इसमें, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश का भाग इसमें आता है ऊपरी गंगा के मैदान में। और ऊपरी गंगा के मैदान को भी आगे विभाजित कर सकते हैं। ये यमुना गंगा दोआब क्षेत्र है, तो ये उत्तराखंड का मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर